राजस्थान में आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है। रेगिस्तान में सैलाब आया हुआ है। पानी के लिए तरसने वाली जमीन आज पानी ही उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको राजस्थान के कोटा की। कोटा का रामगंज मंडी तहसील है ये। यहाँ बारिश के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। जिधर भी नजर डालो उधर पानी ही पानी राजस्थान के कोटा में नजर आ रहा है। जगह जगह जल भराव हो गया है। सड़कें, रास्ते बारिश के पानी में सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आना जाना देखिए कितना मुश्किल हो गया। खासतौर से जो अंडरपास वाले इलाके हैं वहां देखिए कैसे पानी इतना भरा हुआ है कि बाइक्स बंद पड़ रही हैं। ये कोशिश कर रहे थे कि पार कर लेंगे, देख रहे हैं आप, लेकिन बाइक सवार ने वापस बाइक मोड़ ली और कुछ लोग मजबूरी में इसी पानी में बाइक उतार कर जाने को भी मजबूर है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा जिले में बारिश के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। बारिश का पानी जगह जगह सड़कों पर भर गया है, रास्तों पर भर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामगंज मंडी के पंचमुखी इलाके में, रेलवे के अंडर ब्रिज के नीचे, जहां आप देख सकते हैं कि कई फीट तक पानी भरा है। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि ये जो रास्ता है जो कि कोर्ट परिसर की तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता है, दूसरी अहम जगहों पर जाता है, वहां पर कई फीट पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से प्रशासन ने इस रास्ते को एहतियातन बंद करा दिया है। हालांकि इसके बावजूद तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अपने दोपहिया वाहनों को लेकर इस अंडरपास से नीचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। गड्ढे भी हो गए हैं जिसकी वजह से जो वाहन है वो निकल तो रहे हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं। तमाम लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये जो पानी है, इस पानी में उनके वाहन फंस जा रहे हैं। और देखिए ये एक 4 पहिया वाहन ये यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। निकल पाएंगे या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। तो जो चारों पहिए हैं, ये चारों पहिए इस वाहन के डूबे हुए हैं। और देखिए एक और भाई साहब हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं ये भी जो है वो। और देखिए ये लड़खड़ाए लेकिन ये किसी तरीके से यहाँ से पार होते ही, तो नीचे की देखिए वो गिर गए, गाड़ी लड़खड़ा गई उनकी, लेकिन बाल बाल बच गए जो है। तो इस तरीके से यहाँ पर रामगंज मंडी इलाके में जगह जगह जल भराव हुआ है। तमाम रास्ते बंद हो गए हैं और जो आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ से ऊंचाई से पानी आ रहा है, बारिश का पानी भी है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक भाई साहब हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्यों इतने रिस्क लेकर के आप जा रहे हैं? यही पास में क्लिनिक है ना अपना, इसलिए जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन तमाम लोग लड़खड़ा रहे हैं, गिर जा रहे हैं इस पानी में। नहीं गिरेंगे, रोज का काम है। तो राजस्थान के कोटा में ये जो मॉनसून है इस बार वो राहत नहीं बल्कि आफत बनकर आया है। भारी बारिश, शहर, ग्रामीण इलाके सब बाढ़ में डूबे हुए। जलभराव ने तो जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। और इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कोटा संसदीय क्षेत्र के रामगंज मंडी की गंभीर स्थिति देखते हुए ओम बिरला ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे और आसपास के इलाकों और बस्तियों को जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। कोटा में रामगंज मंडी के अलावा सुकेत, खैराबाद, कुदाइला और हरिया खेड़ी गाँव में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी बहने से यातायात तो प्रभावित है ही, इससे कई बस्तियों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओम बिरला ने प्रशासन को तुरंत जल निकासी की व्यवस्था बेहतर करने और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के काम को युद्ध स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। उधर राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर के कई इलाकों में जल जमाव है। बारिश का पानी कई लोगों के घरों में घुसने लगा है और सड़कें तो पहले ही बारिश के पानी में गुल हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का घरों से निकलना अब दूभर हो गया। अजमेर का जिला अस्पताल, यहां पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। लोगों को कहीं भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ पानी का ही राज, पानी का ही कब्जा देखने को मिलेगा। तो मानसून की पहली बारिश के बाद से अजमेर में हालात ऐसे देखने को मिल रहे हैं।
और लोगों की फिक्र बढ़ गई है कि अभी तो आने वाले समय में और बारिशें होंगी, तब क्या हाल होगा। चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अस्पताल हो, हर तरफ पानी पानी। तो ये मानसून का कहर रेगिस्तानी राज्य राजस्थान पर जो पड़ रहा है, उसी की तस्वीरें आपके सामने। अजमेर की तस्वीरें देखिए, कैसे शहर में बाढ़ आ गई है। ये सैलाबी संकट में अजमेर घिरा हुआ है। ये अस्पताल के भीतर की तस्वीरें, यहां पर देखिए कैसे पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है अस्पताल में। कहां डॉक्टर बैठेंगे, कहां मरीज आएंगे, कैसे इलाज होगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अस्पताल के कॉरिडोर्स में, वार्ड्स में, डॉक्टरों के कमरों में, हर तरफ पानी पानी। राजस्थान से आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे। मानसून की मार से यूपी के कई जिले इस वक्त मुसीबत में हैं। एक कार का तो कचूमर बन गया यहां पर। मैं तस्वीरें दिखाती हूं आपको। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गाड़ी पार्क खड़ी थी, अचानक से भारी बारिश जिसकी वजह से दीवार ढह गई और दीवार की ओट में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। सारा दीवार जब ढही तो मलबा आकर इस गाड़ी पर गिरा। ये घटना हमीरपुर की है। धर्मशाला के पास ये कार खड़ी हुई थी और अचानक से दीवार भरभरा कर गिर गई और उसी के मलबे में ये कार दब गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ना तो कार में कोई बैठा हुआ था और ना ही दीवार के आसपास कोई मौजूद था, वरना तो जाहिर सी बात है जान जोखिम में पड़ सकती थी। तो ये जो दीवार गिरी है वो एक कच्चे मकान की दीवार बताई जा रही है। बारिश की मार झेल नहीं पाई और ढह गई। अब आगे दिल्ली में फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज सुबह से 3 स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रोहिणी सेक्टर 24 में मौजूद सॉवरन स्कूल को धमकी भेजी गई। रोहिणी सेक्टर 3 के अभिनव पब्लिक स्कूल को भी धमकी भेजी गई। पश्चिम विहार इलाके में मौजूद रिच मोड स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद से फायर ब्रिगेड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम्स मौके पर हैं। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस टीम मौके पर है और पता लगाने में जुटी है कि स्कूल्स को यह धमकी कहां से भेजी गई। पुलिस लगातार धमकी देने वालों की तलाश कर रही है। इसमें कुछ मुश्किलें पेश आ रही हैं। धमकी भरे ईमेल इनक्रिप्टेड नेटवर्क से भेजे जा रहे हैं। ईमेल भेजने वाला वीपीएन या डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है। वीपीएन के इस्तेमाल से ऑनलाइन गतिविधि छिपाई जाती है। डार्क वेब का पता लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में दिल्ली पुलिस साइबर एक्सपर्ट की राय ले रही है। फिलहाल धमकी भरे ईमेल का सोर्स पता नहीं चल पाया। चंदन मिश्रा हत्याकांड से पहले का एक वीडियो सामने आया। अस्पताल के नीचे जुटे थे सभी 6 शूटर्स। गोली मारने से कुछ मिनट पहले का ये वीडियो है। तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हत्याकांड से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। चंद मिनट पहले का ये वीडियो है। 5 मिनट बातचीत की है पहले इन लोगों ने और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया है। अस्पताल में जाने से पहले सभी शूटर्स एक साथ नजर आ रहे हैं। 5 मिनट तक बातचीत करते हुए अस्पताल के बाहर सभी मौजूद हैं और उसके बाद अस्पताल में दाखिल होते हैं और फिर इस वारदात को अंजाम देते हैं। तो अस्पताल में जाने से पहले बाहर खड़े होकर बातचीत करते हुए इन सभी शूटर्स का ये वीडियो है सामने आ गया है। वारदात को अंजाम देने से पहले का, चंद मिनट पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहां अस्पताल के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सब झुंड बनाकर खड़े हुए हैं अस्पताल के बाहर, बातचीत कर रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो लास्ट मिनट की प्लानिंग है उसी को अंजाम दिया जा रहा होगा। जैसा कि इन्होंने अपनी रणनीति बनाई होगी कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देंगे, उसी को दोहरा रहे होंगे। जो इनका पूरा प्लान होगा कि कैसे अंजाम देकर वारदात को इन्हें भागना है, कहां किस किस को निकलना है, उसी को लेकर ये यहां पर चर्चा कर रहे होंगे। और आखिरी ये चंद मिनट हैं वारदात को अंजाम देने से पहले के। देखिए यहां पर आते हैं, सीधे अस्पताल में नहीं जाते हैं, बल्कि अस्पताल के बाहर आकर सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं। पहले 2 आए, फिर ये 3 एक साथ चल रहे हैं और फिर एक और आपको दिख रहा है शख्स पीछे आता हुआ। और ऐसे करके ये सभी 6 के 6 शूटर्स एक साथ आते हैं। एक साथ आकर यहां पर अपना जो प्लान है
उसे दोबारा से आप कह सकते हैं कि दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं दोबारा प्लान को, ताकि कहीं कोई चूक ना हो, और दोबारा से एक दूसरे से पूरा प्लान साझा करते हैं, किसको क्या करना है, किसको कहां भागना है, किसकी क्या भूमिका रहने वाली है। इसी को लेकर ये वारदात से पहले एक बार फिर से सब अपनी रणनीति को पुख्ता करते हैं, दोबारा से अपना जो षड्यंत्र है उसको दोहराते हैं कि कैसे वारदात को अंजाम देंगे, और वारदात को अंजाम देने के बाद कौन किसके साथ बैठकर किस बाइक पर कहां से फरार होगा। अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में हो नहीं पाई है। बिहार पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के बंसतला में 3 हाथी शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस हादसे में तीनों हाथियों की मौत हो गई है। रात करीब 1 बजे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन झारग्राम से खड़गपुर की ओर जा रही थी, जहां रास्ते में ये बंसतला, ये जंगल और यहाँ 3 हाथी रेलवे ट्रैक पर चढ़ गए थे। रात होने की वजह से ट्रेन के ड्राइवर की नज़र हाथियों पर नहीं पड़ी और ऐसे में तेज रफ्तार ट्रेन हाथियों को टक्कर मारती गुजर गई। इस हादसे के बाद इस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही अगले आदेश तक फिलहाल रोक दी गई। स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर नाराजगी जताई, आरोप लगाया कि वन विभाग की लापरवाही ऐसे हादसों की वजह बन रही है। तो 3 हाथियों की ट्रेन से कटकर रेलवे की पटरियों पर मौत। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ने टक्कर मारी। रात के अंधेरे में ट्रेन का ड्राइवर देख नहीं पाया हाथियों को, और तेज रफ्तार, आप जानते हैं शताब्दी, राजधानी, ये वो ट्रेन्स हैं, सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं, तेज इनकी रफ्तार होती है, और ऐसे में रात के अंधेरे में जब ये ट्रेन गुजर रही थी तेज रफ्तार के साथ, तभी 3 हाथियों को टक्कर मारकर गुजर गई। अब अगली खबर। दिल्ली में पार्किंग के विवाद में गुरुवार को खूनी झड़प हो गई है। चाकूबाजी, पथराव में 5 लोग घायल हो गए। घटना भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। देर रात पार्किंग का विवाद हुआ, हिंसक रूप ले लिया। गली नंबर 6 में 2 पक्षों के बीच चाकू पत्थर चले। बताया जा रहा है गली में आने वाले अनिल परिवार के साथ नई कार लेकर राजस्थान से पूजा करवाने के बाद घर लौटे थे, लेकिन गली में खड़ी बाइक को हटाने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित का कह रहा है कि फैजान नाम के शख्स ने 30 से 35 लोगों को बुलाकर उनके घर पर पथराव करवा दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाल लिए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। भलसवा डेयरी में पार्किंग विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें खूनी संघर्ष देखने को मिला। चाकूबाजी और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं जो हैं वो भी देखने को मिली, और जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई, हमारी मौजूदगी फ़िलहाल ठीक उसी जगह पर है। भलसवा डेयरी की श्रद्धानंद कॉलोनी है, और यहाँ पर आप सामने तस्वीरों में देख पाएंगे जो लोग इस झड़प में घायल हुए हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और इसके साथ साथ जो ये खूनी संघर्ष हुआ उसके बाद साफ तौर से आपको जिस कार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ, उसकी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से जो नई कार ये आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगी। इसका आगे वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज है वो आपको नज़र आएगा। जो मेन शीशा है वो भी, उसे भी चकनाचूर कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो अंदर जो टुकड़े हैं आप तस्वीरों में इस गाड़ी के अंदर देख पाएंगे। नई गाड़ी और जिसे लेकर जो लोग हैं वो आ रहे थे, और इसके बाद मामूली सा पार्किंग विवाद जिसके चलते खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला। चाकूबाजी हुई और पत्थर जो है वो भी फेंके गए। देखिए, जिस परिवार को निशाना बनाया गया है, एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर ने उनसे बातचीत की है। कैसे बाइक का विवाद हिंसक हो गया, पीड़ित परिवार की जुबानी सुनिए। क्या कुछ जो उस समय है पूरी घटना जो है वो हुई, ये हम श्रद्धानंद कॉलोनी भलसवा डेयरी में रहने वाले उन्हीं सब लोगों से बातचीत करेंगे जो ये गाड़ी लेकर आ रहे थे, और पार्किंग विवाद के चलते जो ये पूरी घटना है वो हो गई। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। अनिल नाम है। आप ये बताइए कब ये सारी चीज़ें हुई और क्या कुछ हुआ, और समय के साथ बताइएगा। सर, हमने ये गाड़ी संडे को परचेज़ करी थी। उसके बाद हम परसों रात 12 बजे तीर्थ स्थान अपने राजस्थान पूजा करवाने के लिए ले गए थे। वहाँ से कल रात 9, सवा 9 बजे के टाइम हम लौट रहे थे। गली में घुसे तो 9, सवा 9 बज रहे थे। तो उनके पास भी एक कार है जिनसे हमारी लड़ाई हुई है। तो उनकी गाड़ी घर के आगे उनके खड़ी हुई थी, और हमारी गाड़ी को निकलने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि हमारा घर अंदर है, उनका बाहर है। तो हमने उनसे कहा अपनी गाड़ी थोड़ी आगे पीछे करो, जिससे हम अपने घर अपनी गाड़ी ले आ सकें अंदर।
उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी हमारे घर के आगे खड़ी है, गाड़ी तो नहीं हटेगी। बहुत कहना सुनने के बाद उनका एक लड़का था, उसका नाम फैजान है, उसने बोला गाड़ी तो हटेगी लेकिन पहले गोली चलेगी, उसके बाद गाड़ी हटेगी। फिर उसको उसकी माँ ने समझाया, अंदर ले गई घर में और अंदर से गाड़ी की चाबी लेके आई और उन्होंने मेरे को चाबी दी। उन्होंने बोला हमको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, आप हमारी गाड़ी चला के साइड में खड़ी कर दो और अपनी गाड़ी को अंदर ले जाओ। तो हमने सर उनसे चाबी ली और मैंने खुद उनकी गाड़ी ड्राइव करके साइड में करी और अपनी गाड़ी को लेके घर खड़ी करी, अंदर घुस के घर खड़ी कर दी। और अब खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक बंदर अचानक से घुस गया। बंदर को ऑफिस के अंदर आते देख कर्मचारियों में अफरा तफरी मची। सभी ने अपना कामकाज छोड़ कार्यालय के बाहर भागना बेहतर समझा। इस दौरान कार्यालय का कार्य ठप रहा। कर्मचारियों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन सूचना मिलने के बहुत देर बाद वन विभाग का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और बंदर को वहां से भगाया। बताया जा रहा है कि बंदर की पीठ पर गंभीर चोट लगी हुई थी और तेज बारिश भी हो रही थी, इसीलिए वो कार्यालय में घुस गया था। तो तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया में डीएम ऑफिस के भीतर बंदर घुसा। जख्मी था बंदर, ये जानकारी मिल रही है और बाहर बारिश हो रही थी, इसी वजह से बचने के लिए बंदर यहां दफ्तर में घुस गया और उसके बाद कई घंटों के इंतजार के बाद वन विभाग की टीम आई और बंदर को रेस्क्यू किया गया। अब आगे मौलाना छांगुर को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। छांगुर गैंग का आईएसआई से कनेक्शन, ये सूत्र बता रहे हैं। विदेशी फंडिंग से देश विरोधी घटना का सुराग मिल रहा है और किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा होने का भी शक है अब छांगुर नेटवर्क का। सीमावर्ती इलाकों में माहौल खराब करने की योजना बना रहा था ये मौलाना छांगुर। छांगुर को रिमांड पर लेकर अब ईडी पूछताछ कर सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है, जब ईडी पूछताछ करती है तो वो पैसे के लेन देन को लेकर पूछताछ करती है। ये जो करोड़ों का लेन देन सामने आ रहा है मौलाना छांगुर का, उसी को लेकर ईडी मौलाना छांगुर से पूछताछ कर सकती है। तो सीमावर्ती इलाकों में माहौल खराब करने की योजना बना रहा था। आईएसआई से इसका संपर्क हो सकता है, आईएसआई से इसके तार जुड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है। मौलाना छांगुर को लेकर यह बड़ा खुलासा है। छांगुर गैंग का आईएसआई वाला कनेक्शन, इसी को लेकर और जानकारी क्या मिल रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा बलराम से ही जानते हैं। बलराम, ये छांगुर का आईएसआई कनेक्शन क्या बता रहे हैं सूत्र? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आईएसआई कनेक्शन निकल के सामने आया है, उसको लेकर के चाहे एटीएस हो या फिर ईडी हो, सभी जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो आईएसआई वाला एंगल निकल करके सामने आया है जांच के दौरान, उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से छांगुर के तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आरोप ये भी लगाए गए हैं कि बलरामपुर में वो जो आतंकी होते थे उन्हें ट्रेनिंग देता था, उनके साथ बैठक करता था और ये भी जानकारी मिली कि काठमांडू में जो आईएसआई के एजेंट थे और जो पाकिस्तान के लोग थे उनके साथ भी उसने मीटिंग की थी। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं और उन आरोपों की जो चैन है उसको जोड़ने की कोशिश एटीएस और जांच एजेंसियां कर रही है। लेकिन बिल्कुल, एटीएस ने पहले भी रिमांड में लेकर इससे पूछताछ की है और अब बड़ी खबर यह है कि ईडी भी इसे रिमांड में लेकर पूछताछ कर सकती है पैसे के लेन देन को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए बलराम पांडे। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये आईएसआई वाला कनेक्शन जो छांगुर का आ रहा है, अब इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ेगी। अगली खबर, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। इसके जरिए किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा फोर्सेस की तैयारी को परखा गया, जहां हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडोज की एंट्री हुई है। ये जवान नगरपालिका बाजार में उतरे और फिर तेजी से पोजीशन लेते हुए नजर आए, छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश करते दिखे। मॉक ड्रिल में कमांडोज और सुरक्षा बलों की टीम बेहतर तालमेल के साथ टारगेट की ओर बढ़ती, हर खतरे को न्यूट्रलाइज करती दिखी है। सुरक्षा बलों की इस मॉक ड्रिल को देखने के बाद शुरू में लोग थोड़ा फिक्रमंद हो गए थे, हालांकि इसका सच जानने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
तो ये वो मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपके सामने। 15 अगस्त से पहले ये मॉक ड्रिल की गई है। खबर पक्की है, लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके में दो पक्षों के बीच झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया और जब पुलिस पर दबाव बना तो उसने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि आरोपियों की परेड भी करा दी। इस दौरान कुछ लोग आरोपियों को पीटते भी दिखे। बताया जा रहा है कि मृतक को चिट्टा बेचने वाले संजय और उसके साथियों ने बेरहमी से पीटा था, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद मृतक के परिजनों ने डगरिया लाइट्स चौक जाम कर दिया। 6.5-7 फुट ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ, ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਨੋਂ ही मार गया। परिजनों का आरोप है कि संजय नामक युवक ने मृतक के साथ पहले भी मारपीट की थी, लेकिन उस समय राजनीतिक दबाव के चलते मामला दबा दिया। लेकिन अब इस बार झगड़े ने युवक की जान ले ली। देश के दो महानगरों, जिसमें एक तो देश की राजधानी दिल्ली है और दूसरा दक्षिण का बड़ा शहर बेंगलुरु है, यहां कई स्कूल्स को धमकी मिली है। दिल्ली में 20 से ज्यादा स्कूल्स को धमकी भरे मेल पहुंचे हैं। बेंगलुरु में 40 स्कूल्स बताया जा रहा है जहां ये धमकी भरे ईमेल पहुंचे हैं। स्कूलों को बम से उड़ाने की ये धमकी, ये सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ। राजधानी दिल्ली में पहले भी आप जानते हैं इसी तरीके के धमकी भरे ईमेल स्कूल्स को मिल चुके हैं। पिछले दिनों भी स्कूल कॉलेजेस को इस तरीके के धमकी भरे ईमेल मिले थे। आज एक बार फिर राजधानी दिल्ली और वहीं दक्षिण में बेंगलुरु में कई स्कूल्स को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। फिलहाल एहतियातन सभी स्कूल्स में चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में तो आज बहुत से स्कूल्स में इसी वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और क्लासेस ऑनलाइन मोड में ली गई हैं। तो ये मेल्स के जरिए धमकी का सिलसिला थमने का नाम ले नहीं रहा। पुलिस इस गुत्थी को पूरी तरीके से सुलझा नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो मेल्स भेजी जा रही हैं वो डार्कनेट के जरिए भेजी जाती हैं और ऐसे में पुलिस तह तक पहुंच नहीं पाती है। फिलहाल एक बार फिर ये घटनाएं बढ़ती हुई, धमकी भरे ईमेल स्कूल्स को मिल रहे हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक ये जानकारी सामने आई है। खबर पक्की है, महाराष्ट्र विधानसभा में कल एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आवाड़ और बीजेपी विधायक गोपीनाथ पडलकर के समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद जितेंद्र आवाड़ ने प्रदर्शन किया। अब आज इसको लेकर सियासत गरमाई है। महाराष्ट्र विधान भवन में किसी बाहरी कार्यकर्ता और कई नेताओं के पीए तक को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसके बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक अमोल मिटकरी विधान भवन के गेट पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने की है खास बातचीत। अमोल जी, आज आप अंदर जा रहे थे, अंतिम दिन है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मैं जब गेट से आया था तो गेट की सिक्योरिटी ने मुझे बोला कि सर आप यहाँ से जाइए, आज खाली आमदारों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है और आमदार के जो पीए है उनको ये गेट से छोड़ा जा रहा है। तो मैं और मेरे पीए कम से कम आधा घंटा पहले यहाँ पे पहुँचे थे। आधे घंटे से मेरे पीए को यही खड़ा रखा। वो मेरा पीए मेरा केयर टेकर भी है। जब कभी गोली लेने का काम पड़ता है या जब कभी डॉक्यूमेंटेशन का काम पड़ता है तो वही पीए मेरे साथ रहता है। और ये हरदम देखते हैं ना ये लोग, आज ये हमें कायदे कानून बता रहे हैं। कल मौका जैसे आरोपी आपने अंदर छोड़े, कल क्रिमिनल आरोपी आपने अंदर छोड़े। आपने देखा होगा विधान भवन के लॉबी में क्या राड़ा हुआ कल। ये महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा को शोभने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपके पीए के साथ में हुई या अन्य जो कर्मचारी आ रहे हैं सभी को रोका जा रहा है? कर्मचारी जा रहे हैं अंदर, जिनके पास पास नहीं है वो भी गए। फिर से एक बार चेक कर लो। ये आंदोलन आप कब तक करते रहेंगे? आज तो अंतिम दिन है, आपका लक्ष्य वेदी भी था। मेरी लक्ष्य वेदी है, मेरा कामकाज है दिन भर। मैं हाउस में रहने वाला इंसान हूँ। सवेरे 9:30 बजे से मैं देर रात तक कभी भी अधिवेशन चला तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। कल 12:30 बजे भी प्रीमाइसेस में जो राड़ा हुआ वो आपने देखा होगा। अब मैं सवेरे इसके लिए जल्दी आपसे 1-to-1 करने के लिए पोडियम पे आ रहा था, तो अभी मैं पीए को लेने आया तो इन लोगों ने यहाँ पे अड़ा के रखा। ये गुंडे मवाली को छोड़ने वाले लोग और इंसानियत को लेके चल के किसानों के मसले वाले लोगों को ये इस तरीके से बेरहमी से अड़ाते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, अभी आप अमोल मिटकरी से बात कर रहे थे। सवाल ये है कि ये दोनों पक्षों के बीच इतनी कड़वाहट, इतनी आर पार बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही है? रोमाना, दरअसल ये वाकया 24 घंटे पहले नहीं बल्कि 48 घंटे पहले एक घटना घटित हुई थी। आपको याद होगा कि बीड़ में जो सरपंच की हत्या हुई थी, उनके एक परिजन विधान भवन परिसर में आए थे।
तो जितेंद्र आव्हाड उनसे बात कर रहे थे। उसी दौरान बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर भी वहां पर पहुंचे और वहां पर शब्दों की बातचीत हुई थी और शब्दों में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था और दोनों ही जो विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी के गोपीचंद पडळकर उनके बीच एक शाब्दिक बहसबाजी हुई थी और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। नेता तो अपने अपने रास्ते चले गए लेकिन कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कल विधान भवन के पोर्च पर सीढ़ियों से जैसे हम गुजरते हैं तो जो प्रवेश द्वार आता है वही अंदर ही विधान भवन के अंदर दोनों पार्टियों के एक कार्यकर्ता, एक नितिन देशमुख है जो कि जितेंद्र आव्हाड के कार्यकर्ता हैं और एक सर्जे राव बबन टकले जो कि गोपीचंद पडळकर के कार्यकर्ता है। ये दोनों बहसबाजी गाली गलौज के बाद मारपीट पर उतारू हो गए और एक दूसरे से मारपीट करने लगे। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में विधान भवन परिसर में, विधान भवन के इमारत में कभी नहीं हुआ था और इसीलिए ये वाकया अब तूल पकड़ते जा रहा है और एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये क्रिमिनल लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, बिना पास के, बिना एंट्री पास के, सिर्फ प्रभावी नेता के साथ आने के चलते उनको प्रवेश मिल रहा है। तो दूसरी तरफ आरोप लग रहा है कि टारगेट करके लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस प्रकार से आज पूरा जो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है कामकाज का, लेकिन जिस प्रकार से ये हरकत कल हुई है आज पूरा दिन भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ने की संभावना नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में ये दंगल है कि थमने का नाम ले नहीं रहा। नेताओं के बीच की आर पार जो कल नेताओं के समर्थकों तक पहुंची और वो भी विधान भवन में, और उसके बाद अब आज जो बाहरी कार्यकर्ता हैं और जो नेताओं के पीए हैं उन तक को विधानसभा परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच एक नया रार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर पक्की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बनवाया जो हूबहू केदारनाथ मंदिर की तरह है। इसी को लेकर केदारनाथ धाम के पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा है जिन्होंने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है अखिलेश यादव की ये कोशिश चार धाम के नाम का दुरुपयोग है। ऐसे में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया है। चार धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संतोष द्विवेदी ने इस कदम को धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन बताया। तो केदारनाथ धाम के पुरोहित नाराजगी जता रहे हैं। अखिलेश यादव जो केदारनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर बनवा रहे हैं उसी को लेकर ये विरोध। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से इटावा में अब वो मंदिर जो है वो रूप लेने लगा है। और जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि हूबहू केदारनाथ धाम की तर्ज पर ही ये मंदिर बनाया जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही ये मंदिर नजर आएगा। केदारेश्वर मंदिर है हूबहू केदारनाथ मंदिर जैसा। उत्तर प्रदेश के इटावा में ये केदारेश्वर मंदिर जिसका निर्माण अखिलेश यादव करवा रहे हैं। नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह का मंदिर बना रहे हैं उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। खबर पक्की है। सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। जो जानकारी मिल रही है नौकरी के बदले जमीन वाला मामला, इसमें लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई पर रोक की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुनवाई पर किसी तरह की कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रखें, ये निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। तो लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया था राहत मिलने की आस में, बेरंग सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को लौटा दिया है। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अगर राहत लेनी है तो फिर हाईकोर्ट जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। महोबा में सामुदायिक केंद्र को स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस फ्लोर बना दिया। महिला और पुरुष स्वास्थ्य कर्मी फिल्मी गानों पर यहां महोबा में थिरकते नजर आए, जबकि मरीज इलाज के लिए घंटों इंतजार करते रहे।
ये महोबा का सामुदायिक केंद्र है। कहने के लिए यहाँ मरीजों का इलाज होता है, लेकिन गुरुवार को यहाँ डांस का ऐसा कंपटीशन हुआ कि स्वास्थ्य कर्मियों ने हॉस्पिटल को डांस हॉल बना दिया और गाने की एक एक बीट पर ऐसे ऐसे पोज दिए जिसे देखकर यूपी के हेल्थ विभाग का सिर चकरा गया। क्योंकि अंदर डांस चल रहा था, बाहर मरीज का इंतजार लंबा हो रहा था, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने डांस पर चांस मिस नहीं किया। ये वीडियो महोबा के श्रीनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जिसने सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में डांस वाले प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण किया गया है। भीड़ भरे बाजार में शाम में करीब 4 बजे के आसपास का वक्त था। वारदात को अंजाम दिया गया। दबंगों को किसी का डर नहीं था। घटना उस वक्त हुई जब युवक दुकान के बाहर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार आकर रुकी और सबसे पहले एक युवक उतरकर तेजी से पीड़ित की तरफ बढ़ा और उसके गले में बेल्ट डालकर कार की तरफ खींचना शुरू कर देता है। युवक कुछ समझ पाता उससे पहले कार से 2 लोग और बाहर आते हैं और वो भी युवक को जबरन कार की तरफ धक्का देते हैं। बचने की कोशिश कर युवक की मदद के लिए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फिर पीछे हट जाते हैं। इसी बीच युवक को जबरन कार में बिठा लिया जाता है और उसे लेकर कार आगे बढ़ जाती है। कार जिस तरीके से आगे रुकती है उससे साफ पता चलता है कि आरोपी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। कार पहले कीचड़ भरे रास्ते पर रोकी जाती है और जब युवक को जबरन कार की तरफ लाया जाता है तब कार को साफ रास्ते के सामने बढ़ा दिया जाता है, जिससे युवक को किडनैप करने में कोई परेशानी न हो। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। 400 किलोमीटर तक कांवड़ लेकर चलते हैं कांवड़िए। कांवड़ियों को उपद्रवी आतंकी बोला जा रहा है। ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। योगी आदित्यनाथ खुलकर कांवड़ियों के समर्थन में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ियों को जो उपद्रवी कह रहे हैं, आतंकी कह रहे हैं, ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ। किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है। पिछले दिनों आप जानते हैं किस तरीके से कांवड़ यात्रा और कांवड़िए सुर्खियों में बने रहे गलत वजहों से, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो कह रहे हैं कि कांवड़ियों को उपद्रवी कहना, ये गलत मानसिकता। मध्य प्रदेश में पन्ना में भारी बारिश के बीच उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब एक टाइगर सड़क किनारे पत्थर पर टहलता नजर आया। देखने से लगा जैसे मानो टाइगर रैंप वॉक कर रहा हो। न कोई हड़बड़ी न जल्दबाजी, जैसे मानो कोई टाइगर किसी फैशन शो का हिस्सा हो और एक मॉडल की तरह रैंप वॉक कर रहा हो, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है कि टाइगर पत्थर की बाउंड्री वॉल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस नजारे को जिसने भी देखा देखता ही रह गया। लेकिन उस वक्त लोगों की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी जब टाइगर अचानक बाउंड्री से छलांग लगाकर सड़क पर आ गया और राहगीरों के ठीक सामने से रोड क्रॉस किया। डर के बावजूद कुछ साहसी लोगों ने इस अविश्वसनीय पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया। बाघ के इस रैंप वॉक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पक्की है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल वैन और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 साल की एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। हादसा कितना भयानक था, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए हसनपुर में भर्ती कराया गया है। हादसा गजरौला हसनपुर रोड मनोटा इलाके के पास हुआ है। सभी बच्चे IB स्कूल के छात्र थे। हादसे के बाद ये बच्चे स्कूल वैन में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। 1 दर्जन छात्र अस्पताल में भर्ती। स्कूल वैन और पिकअप में ये भिड़ंत हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र में मुंबई में हुए एक हादसे की कर लेते हैं। बांद्रा पूर्व के भारतनगर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया, जिसके चलते कई लोग घायल हुए। हालांकि कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। ऐसे में राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। 12 लोगों को निकाला गया है यहां से, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
कल हमने आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की सड़कों पर लगे कुछ पोस्टर्स दिखाए थे। इन पोस्टर्स के जरिए हिंदुओं को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा था और अब इस मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टर में लिखा था, धर्म बदलकर कुछ लोग मोमोज, पास्ता, चाउमीन और बर्गर जैसी चीजें हिंदुओं को खिला रहे हैं, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये पोस्टर पास के ही एक दुकानदार ने लगवाए थे। जांच में पता चला कि ये दुकानदार फास्ट फूड की दुकान चलाता है और इसके पड़ोस में ही एक दूसरे समुदाय का शख्स भी फास्ट फूड की दुकान चलाता है। पूछताछ में इसने बताया कि पड़ोसी दुकानदार के चलते इसके दुकान की बिक्री कम हो गई थी, जिसके बाद इसने अपने नौकर से आसपास के इलाके में धर्म भ्रष्ट वाले पोस्टर लगवा दिए। अब पुलिस ने दुकानदार और उसके नौकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं बाबा खाटू के दर पर जो एक बार आ जाए उनका ही होकर रह जाता है, क्योंकि बाबा तो हारे का सहारा है और उनका ऐसा ही एक भक्त उनके दरबार में पहुंचा जिसे देखने वाले देखते रह गए। केशव नाम के इस भक्त को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अपने शरीर पर 10 किलो वजनी 12 लोहे की जंजीरों को बांध कर पहुंचा था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि केशव पिछले 27 घंटे से बिना खाए पिए लगातार चलता रहा और आखिरकार बाबा के दरबार पहुंचने में कामयाब रहा। केशव ने बताया कि वो पिछले 12 साल से लगातार खाटू श्याम आ रहा है। अब उसका जब मन करता है वो दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाता है। केशव वैसे तो मूल रूप से यूपी के रामपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नैनीताल के पास एक पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। पटना से खबर आ रही है, हैरान करने वाली है। पटना के फतवा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा गया एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई। वीडियो में नजर आया कि रेलवे ट्रैक पर तेजी से ट्रेन चल रही है और ट्रैक के पास एक महिला जान बचाकर छिपी हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला लाल रंग की साड़ी पहने हुए है और अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। कुछ सेकंड के बाद ट्रेन निकल जाती है और महिला का पति उसे उठाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। दरअसल ये बुजुर्ग पति पत्नी देवघर जा रहे थे, तभी इस महिला के साथ ये हादसा हो गया। कहां से? बाबाधाम से? बाबाधाम जा रहे हैं नया जन्म हो गलो। गनीमत रही कि इस बुजुर्ग महिला की जान बच गई, वरना न जाने कितने लोग इस तरह के हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं।